Hello everyone, welcome to Manu Law Classes in the session of Daily News Analysis. Today is 13th of May 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So let's start with the first one important news, and this news is regarding India's firm stance against Pakistan's nuclear blackmail. की टेकअवेज फ्रॉम पीएम मोदीज एड्रेस। कल शाम को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की स्पीच थी जिसमें उन्होंने नेशन को एड्रेस किया। ये कुछ वैसा ही था बिकॉज कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान को एड्रेस किया था और बहुत सारे उसमें झूठ बोले थे। उधर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने भी कुछ बातें कही थी और डिफरेंट टाइप्स के र्यूमर्स चल रहे थे। मीडिया में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट न्यूज़ थे, तो जनता भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि यार भी पाकिस्तान के साथ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या न्यू डेवलपमेंट्स हैं, तो उसको लेकर के क्लैरिटी यहाँ से आ जाएगी। यहाँ इनके शब्द थे कि ऑपरेशन सिंदूर इज नाउ इंडियाज एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, marking a decisive shift in India's strategic approach. The operation has set a new standard, a new normal in counter-terrorism measures. यहाँ पर इसका बेसिक सा मीनिंग यह है कि देखो, नॉर्मली बात ये होती थी कि इंडिया में जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी, टेररिस्ट अटैक करते थे, तो डिफरेंट टाइप से उसको रिटेलिएट करने की या उसके अगेंस्ट में मेजर्स लेने की एक वैक्यूम सा दिखाई देता था कि यार हम उस पर एक्शन क्या लेंगे। सो यहाँ से आगे अब एक नई चीज मिली है, वो है कि इस्टेब्लिश्ड इंडिया की एक सेकेंड इंडिया की इस्टेब्लिश्ड पॉलिसी इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, क्या था ऑपरेशन सिंदूर? कि जिन टेररिस्ट ने जहां जहां से आकर के इंडिया में अटैक किए, चाहे वो आज किए या कभी पहले किए, उन सब पर डायरेक्टली अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू। तो ये कहने को तो एक ऑपरेशन था, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोल दिया कि भैया ये अब हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी है, एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी है कि जब कभी भी इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिएक्शन ये होगा जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर। मींस हम पाकिस्तान के अंदर तक जाएंगे, चाहे उन टेररिस्ट का कैंप इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो, कराची में हो, मुरीदके में हो, है ना, या किसी भी रीजन में हो, पाकिस्तान के हर्ट में जाकर के हो, हम अटैक करेंगे वहां जाकर के। सो ये एक पॉलिसी की इन्होंने बात कर दी। दूसरा ये कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और एक नया नॉर्मल सेट कर दिया है कि काउंटर टेररिज्म के मेजर्स क्या होने चाहिए। मींस टेररिज्म के अगेंस्ट में इंडिया की पॉलिसी यही रहेगी और वो टेररिस्ट पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर से आए, हम वहां जाकर के उन पर अटैक करेंगे और जो उनके बीच में आएगा, मींस पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, जो भी उनके बीच में आएगी, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी की यहाँ पर बात हुई है। नो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसी वॉर जैसी बात होती थी या वो कोई टेररिस्ट अटैक कर दे, तो इंडिया अगर उसके अगेंस्ट में रिटेलिएट करना चाहता, तो पाकिस्तान के कुछ एजेंट टाइप के लोग जो इंडिया में बैठे रहते हैं, पाकिस्तानी असैट्स हैं, वो एक तरह से स्लीपर सेल्स हैं, वो ये कहना स्टार्ट कर देते थे जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वगैरह, महबूबा मुफ्ती सईद वगैरह, कि नहीं नहीं हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा था एक बार कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, उन्हीं की भाषा बोलते थे और बार बार ये बताते थे कि यार पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बम है। क्या है? न्यूक्लियर बम है और पाकिस्तान न्यूक्लियर बम यूज कर लेगा। तो यहाँ पर ये बात कही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जो पाकिस्तान बहुत समय से न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेल करता चला आ रहा था, हम उससे ब्लैकमेल होने वाले नहीं है। और सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम्हारे पास में न्यूक्लियर है
तो भैया इंडिया के पास में भी तो है। तुम्हारे पास अगर इंडिया के अगेंस्ट में यूज करने के लिए न्यूक्लियर है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियर है वो हमने कौन सा दीपावली पे यूज करने के लिए रखा हुआ है? हमने कौन सा उससे बंदर भगाने के लिए यूज कर रखा है? तुम हम पर अगर मान लीजिए यूज करोगे, तो हो सकता है इंडिया इतना बड़ा है उसमें से आप 40% इंडिया को आप डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन इंडिया ने अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में 5 न्यूक्लियर बम भी यूज कर लिए, तो पाकिस्तान की कोई चीज थी नक्शे से मैप से पूरी तरह गायब हो जाएगा। सो भैया तुम हम पे यूज कर लोगे, हम फिर भी बच जाएंगे, हमारा 30-40% एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब इंडिया रिटेलिएट करेगा, फिर पाकिस्तान जैसी कोई चीज बचेगी नहीं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर बोल दिया कि ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर चिल्लाते रहते हो वो उससे हमसे डरने वाले नहीं है। अब तुम कुछ भी करो, हम अटैक करेंगे। पीएम गिव रेफरेंस टू पास्ट स्ट्राइक्स। उन्होंने कहा कि देखो इससे पहले जब जब अटैक हुए, चाहे वो 2016 में फिर हमने उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में हमने बालाकोट स्ट्राइक की, ठीक है। तो एक टाइम वो था 2015-16 से पहले के यार वो अटैक करके चले जाते थे, चाहे वो 2008 का अटैक हो बॉम्बे पर, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, है ना, या लंदन की ट्यूब बॉम्बिंग हो, ऐसे हैदराबाद में अटैक था, बॉम्बे में था, दिल्ली में था, आपके कानपुर में हुआ, जम्मू कश्मीर में तो होते ही रहते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंपल सा यहाँ पर मैसेज है कि देखो जिस तरह से 2016 के बाद हमने पाकिस्तान के अंदर एंटर करके अटैक वगैरह करना स्टार्ट किया है, अब हम ऐसे ही करेंगे और यही हमारी पॉलिसी होगी। फ्यूचर एक्शन हिंजेस ऑन पाकिस्तान बिहेवियर मींस, ठीक है अभी के लिए सीज फायर हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीटली बंद हो गया, नहीं भैया। पाकिस्तान की तरफ से क्या एक्शन होंगे, क्या उसका कंडक्ट होगा, किस तरह से वो बिहेव करेगा, इस बात पर हमारे एक्शंस डिपेंड करेंगे। अगर पाकिस्तान ठीक से रहेगा, फालतू में परेशान नहीं करेगा, तो हम भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने अगर हमको छोटा सा कंकड़ मारा, हम इतना बड़ा पत्थर मारेंगे, ये सिंपल सी पॉलिसी है। नो एंगेजमेंट अंडर ड्यूरेस मींस भैया टॉक्स और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे, कि तुमसे हमारी डिप्लोमेटिक बातचीत भी चलती रहे और तुम उधर से टेरर जो है टेररिस्ट को भेजते रहो। फिर टेरर एंड ट्रेड, ये भी एक साथ नहीं चलेगा, कि तुम अगर हमारे साथ में टेरर्स को, जो टेररिस्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करोगे, तो इंडिया के साथ में तुम्हारा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, कंप्लीट बैन होगा आपके साथ में ट्रेड पर। फिर आप देख लीजिए दूसरा, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर मींस तुम हमारे लोगों का खून बहाओ, हमारे जवानों का खून बहाओ, इनोसेंट पीपल को जो है उनका खून बहाओ, हम पानी नहीं बहने देंगे। अगर तुम खून बहाओगे तो हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। तो ब्लड एंड वाटर एक साथ में फ्लो नहीं करेंगे, दे कैनॉट गो टुगेदर। तो ये भी इन्होंने इसमें क्लियर कहा। इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब का की जो स्पीच थी वो काफी सॉलिड थी, बहुत एकदम ब्रेव टाइप, और उसमें गुस्सा भी था, है ना, काफी सॉलिड स्पीच थी। पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सरशिप एक्सपोज। देखो जनरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जब स्पीच देते हैं तो किसी कंट्री का डायरेक्ट नेम वगैरह लेने से बचते हैं। लेकिन इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान का सीधा सीधा नाम ले दिया और बोल दिया क्या, कि जब पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिशियल्स आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए, तो क्लियर पता चल गया कि वो जो आतंकवाद है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मींस पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं वो कोई ऐसे ही नहीं, अपने आप नहीं आते, उसको वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आर्मी आईएसआई ये सपोर्ट करते हैं। क्यों भाई, इंडिया में आप सोचो कि इंडिया में अगर कोई टेररिस्ट अटैक करे और वो इंडिया का है, तो क्या हमारी आर्मी के ऑफिसर्स उस टेररिस्ट के साथ में जाएंगे? उसके लिए मींस उसके लिए दुआएं पढ़ेंगे क्या? उसके अंतिम संस्कार में जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। वो एक अलग बात है कि इंडिया के ही एक प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो जम्मू कश्मीर के, वो जो क्या नाम था उसका, शायद बुरहान बुरहान वानी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आकर के उनके साथ बैठता था और फोटो खिंचवाता था। ये इस लेवल की पॉलिटिक्स भी चली है इंडिया में। तो बोला ये सब नहीं चलने वाली। तो क्लियर पता चल गया, पूरे वर्ल्ड को देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान में से जो टेररिज्म है वो कोई ऑटोमेटिक नहीं है, वो उसकी वहां की गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी है। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो टेररिस्ट अटैक्स, जो टेररिस्ट बेस थे जहां पर ट्रेनिंग उनकी होती है, रिक्रूटमेंट होता है, ब्रेन वॉश होता है, हमने उन पर अटैक किए, जैसे कि बहावलपुर, मुरीद के, इन सब पर हमने अटैक किए। और अपनी स्पीच में उन्होंने कहा
कि ऐसी कई सारी जगह हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि यूनिवर्सिटीज ऑफ टेररिज्म है। क्या है वो? यूनिवर्सिटीज ऑफ टेररिज्म। जैसे कि इंडिया में अगर यूनिवर्सिटी से कोई स्टूडेंट स्टडी करेगा तो कोई डिग्री लेकर के आएगा, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की बात करेगा, लेकिन ये क्या करेंगे, उस यूनिवर्सिटी में सीखेंगे आतंकवाद की ट्रेनिंग, जिससे कि दुनिया को कैसे खत्म कर सकते हैं, इनोसेंट लोगों को कैसे मार सकते हैं। ठीक है, मीन्स कई बार ये कहा जाता है कि भाई आपको अगर एक प्लेन, है ना, आपको अगर प्लेन उड़ाना हो, प्लेन एरोप्लेन उड़ाना हो, मीन्स उसको फ्लाई करना हो, तो आपको डिग्री चाहिएगी, बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिएगी। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम क्या है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आप पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है वो उड़ा सकते हो, उसको पूरे एयरपोर्ट को खत्म कर सकते हो पाकिस्तान के किसी मदरसे में अगर आपने ट्रेनिंग ले ली तो इस तरह का सिस्टम पाकिस्तान का क्लियर देखने को मिला। और लंदन की ट्यूब बॉम्बिंग थी या इसका भी रेफरेंस दिया, तो साथ में प्राइम मिनिस्टर सर ने ये भी कहा कि देखो हमने जिन पर अटैक किया था उन्होंने केवल इंडिया में ही अटैक नहीं किए, लंदन वालों तुम भी सुन लो, तुम्हारे यहाँ भी इन लोगों ने जाकर के अटैक किए थे, सैकड़ों लोगों को मारा था। तो ये स्पीच काफी मीन्स मैं कहूँ कि ग्लोबल कम्युनिटी को भी टारगेट करके थी। प्लस इन्होंने कहा इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको हम जो है सैल्यूट करते हैं और उनका बहुत टॉप क्लास की प्रोफेशनलिज्म है, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और आतंकवादियों को जहां पहुंचाना था जन्नत वहां पहुंचा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूएस एंड चाइना एग्री टू रोल बैक टैरिफ्स, बिगिन 90 डे ट्रूस इन ट्रेड डिस्प्यूट। आप सबको पता होगा कि चाइना और यूएस का ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा था, तो यूएसए ने बहुत सारे टैरिफ्स लगाए, कई कई जगह पर तो 100-200% तक के टैरिफ लगा दिए, तो चाइना ने भी पलट करके लगा दिए। अब उसमें हुआ क्या, दोनों ही साइड से एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स टैक्सेस वगैरह लगाए, तो ट्रेड में बहुत सारे इश्यूज आना स्टार्ट हो गए। जब बहुत सारे इश्यूज आए तो ट्रेड होना बंद हो गया, दोनों ही कंट्रीज को लॉस होने लगे, उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों का भी खराब होने लगा। तो अल्टीमेटली बात कहाँ पर आकर के पहुंची कि जहां स्टार्टिंग में एक बार तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि पूरी दुनिया को उंगली पर नचा देंगे अपने टैरिफ लगाने के चक्कर में, तो फिर से उनको भी जो है डेलिब्रेशन डिस्कशन की टेबल पर आना पड़ा। तो दोनों ने ही कुछ बातें की हैं, डेटा है वो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, बस एक रेफरेंस आपको देना था कि भाई 90 डेज के लिए भी दोनों ही कंट्रीज कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे, नॉर्मल से टैक्स लगाएंगे, वही 10-20% वाला। ठीक है, तो इससे काफी ठीक ठाक सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि जब चाइना जैसे अपोजिशन, चाइना जैसा उसका एनिमी टाइप का कंट्री, उसके साथ में वो डिस्कशन कर सकते हैं, तो अदर कंट्री के साथ में तो फिर यूएस को डिस्कशन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में रीजनल एंड ग्लोबल लीडर्स वेलकम इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अंडरस्टैंडिंग। तो कई सारे लीडर्स जिसमें हम बात करते हैं कौन कौन से कंट्री हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और नेपाल, तीनों कंट्रीज की तरफ से जो है इंडिया पाकिस्तान दोनों के ही जो टॉप लीडरशिप है उनसे बातचीत हुई है और बोला गया है कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, ये सीज फायर वगैरह कर लिया, हम लोग इसका स्वागत करते हैं और लड़ाई की जरूरत है नहीं, है ना। तो इन्होंने कहा है, हालांकि बांग्लादेश का जो लीडर है मोहम्मद यूनुस खान, है ना, वो बदमाशी करने से अभी पीछे नहीं हट रहा है। उसने बातों ही बातों में कह दिया कि थैंक यू ट्रंप साहब, आपने दोनों के बीच में लड़ाई बंद करवा दी, है ना। जबकि इंडिया की गवर्नमेंट ने कहीं भी उसको क्रेडिट नहीं दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि तुमने हमारी लड़ाई बंद करवा दी। अरे यार, ये डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार लगता है कि मीन्स कुछ नशे में जो स्पीच दे देता है क्या। एक बार स्पीच में बोल रहे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पिछले 1000 ईयर से वॉर चल रहा है। अरे यार, पाकिस्तान को बने हुए 1000 ईयर हुए नहीं है ना, कब कहाँ से चल रहा है। अरे भाई, स्पीच देने से पहले थोड़ा सोच लो, कुछ पढ़ लो, अपने जो एडवाइजर्स वगैरह हैं, सेक्रेटरीज वगैरह हैं, उन्हीं से कुछ गूगल पे सर्च करवा लो कि इंडिया पाकिस्तान का इशू 1000 ईयर था। अरे 1000 ईयर तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज ही नहीं थी, है ना। तो वो भी कुछ भी बोलते, ट्रम्प क्लेम्स क्रेडिट फॉर अवर्टिंग न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जैसे तैसे तो पुराना वाला इनका स्पीच डाउन हुआ, अब फिर से बोल दिया कि भाई हमने जो है यूएसए ने दोनों ही कंट्रीज के बीच में और न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया, नहीं तो दोनों ही साइड में बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे। हालांकि इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसा स्पीच नहीं दिया गया है जिसमें ये एक्सेप्ट किया गया हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बंद करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक और पॉइंट है और वो है ये,
ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स रिलीफ इन लिव इन रिलेशनशिप केस, रिजेक्ट्स फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज क्लेम। हुआ क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। एक लड़का और लड़की दोनों एडल्ट थे, ठीक है, अच्छे मैच्योर थे और दोनों ही साथ में रह रहे थे। कैसे? लिव इन रिलेशनशिप में। तो लड़की ने फिर लड़के पर आफ्टर फ्यू इयर्स केस कर दिया, और जबकि दोनों मींस अराउंड 2-3 इयर्स पहले से लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके थे। लड़की ने लड़के पर केस कर दिया कि भाई इसने मेरे को जो है झूठ बोल करके, लालच दे करके शादी का, कि मैं तुझसे शादी करूंगा, और मेरे साथ में रेप वगैरह किया है, तो उस मैटर में केस कर दिया। हाई कोर्ट ने भी उस लड़के के अगेंस्ट में ही डिसीजन दिया। लड़का गया है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, ठीक है, किस पर? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पर। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखो, सेटलमेंट डीड अफर्मिंग म्यूचुअल लव एंड इंटेंट टू मैरी मींस, ऐसे मैटर्स में कई बार दिख रहा होता है कि दोनों ही शादी करना चाहते हैं, दोनों एडल्ट हैं, जब साथ में रह रहे हैं, और दोनों को खूब क्लियर पता है कि जब दोनों साथ में रह रहे हैं तो वैसे ही रह रहे हैं जैसे कि पति पत्नी रहते हैं। तो इसका मतलब दोनों में किसी बहकावे का चक्कर तो है नहीं, है ना। दूसरी बात, अब आते हैं इनके कुछ पॉइंट पर। टू कंसेंटिंग टू कंसेंटिंग एडल्ट्स कोहैबिट इन अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर इयर्स, a presumption of voluntary choice। कैसी चॉइस? वॉलंटरी चॉइस। अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस अराइजेस, दोनों को पता होते हैं कि क्या इसकी जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देयरफॉर a claim that such a relationship was based on solely on promise of marriage becomes unworthy of acceptance। नहीं, जब दोनों साथ रह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि लड़के ने यह कहा होगा कि तू आजा मेरे संग में रहो भाई, और तुम 2 साल तक साथ में रहो, मैं तुमसे 2 साल बाद शादी कर लूंगा। तो ये काफी अनवर्दी जैसा लगता है फैक्चुअली, या मैं कहूँ कि लॉजिकली करेक्ट नहीं लगता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेशंस ऑफ इंटेंट टू मैरी कैन अकर ड्यूरिंग सच रिलेशनशिप बट डू नॉट ऑटोमेटिकली इंप्लाई डिसीट और कोercion। जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी बीच में उनकी बात हो सकती है, चलो यार ठीक है शादी भी कर लेते हैं, तो वहां से ये चीज हो। लेकिन ये तो नहीं है कि उसमें डिसीट और कोercion है कि जबरदस्ती शादी कर लें या शादी नहीं करें। चेंजिंग सोसाइटल लैंडस्केप नोटिंग दैट लिव इन रिलेशनशिप्स आर इंक्रीजिंगली कॉमन, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि अब सोसाइटी काफी तेजी से चेंज हुई है और उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप है काफी कॉमन हो चुका है। और जो लिव इन रिलेशनशिप है इनके जी कॉमन प्लस चेंजिंग सोसाइटल जो लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है। और आगे चल करके इन्होंने बात कहा है कि रोल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सोशल चेंज, सोसाइटी में जो चेंजेस हुए प्लस महिलाएं, वुमेन है, गर्ल्स हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई हैं। तो वो मदर फादर अपने पेरेंट्स से उनसे अलग हट करके लिव इन रिलेशनशिप वगैरह वगैरह में रहना स्टार्ट कर देती हैं। तो उनको भी अपनी चीजें क्लियर समझ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बच्चों की तरह कोई बहका करके ले जाएगा और उनको धोखा दे देगा। फिर ये कहते हैं कि द राइज ऑफ कंसेंसुअल लिव इन अरेंजमेंट्स रिक्वायरिंग courts to assess such matters with nuance and sensitivity, not rigid legalism। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई देखो, जिस भी कोर्ट के पास में ऐसा केस जाता है वो ये देखो, केवल लॉ ही लॉ मत देखो, जबकि ये देखो कि बहुत सारी चीजों को सेंसिटिविटी के साथ में देखो, कि बस ये नहीं कि लॉ के ही एंगल से आप देखें, नहीं, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं, तो कोर्ट को भी वैसा ही माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। गाइडेंस फॉर लीगल अप्रोच, अवॉइड अ पेडेंटिक अप्रोच इन सच केसेस, ड्यूरेशन डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप को भी आप देखो। ये नहीं कि बस आंख बंद करके लॉ में इस सेक्शन में ये लिखा हुआ सीधा अप्लाई कर दो, नहीं, आप देखो कि क्या क्या उसके अदर एस्पेक्ट्स हैं, और क्या ऐसे अदर फैक्ट्स हैं, सरकमस्टांसेस हैं, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, विमेन एजुकेटेड हो गई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपनी मर्जी से साथ आकर के रह रही हैं, है ना, और 2-2 3-3 साल तक तुम साथ रह रहे हो, और फिर बाद में ऐसा किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। वो सब फैक्टर्स को भी कोर्ट को देखना होगा कि अचानक से कोई लड़की केस कर देती है और फिर लड़के के जीवन को खत्म कर दिया जाए, उसको बर्बाद कर दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। गाइस, दिस वाज फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।